नमस्कार, अल्टीमेट लॉ लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ, अर्थात भरण पोषण हिंदू विधि के अंतर्गत। ऐसे कई कानून हैं जो पत्नियों, बच्चों, वृद्ध माता पिता और उनके आश्रितों के भरण पोषण के मामलों पर लागू होते हैं और ये कानून पारिवारिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जो पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 यानी कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के अंतर्गत गठित किए गए होते हैं या एस्टेब्लिश किए गए होते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक ही है भरण पोषण हिंदू विधि के अंतर्गत, अतः हम मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ ही डिस्कस करेंगे, हिंदू विधि के अंतर्गत ही सीमित रहेंगे। शुरू करने से पहले यह जान लेते हैं कि वह कौन कौन से विधियां हैं, वह कौन कौन से कानून हैं जहां पर भरण पोषण के बारे में प्रोविज़न किया गया है। तो पहला तो आपका आता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। दूसरा आता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसका सेक्शन 24 एंड 25 इंपॉर्टेंट आ जाता है मेंटेनेंस से रिलेटेड। फिर आता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसका सेक्शन 16 देखते हैं। फिर फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 और लास्ट में आता है हमारा सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 9। यहाँ पर भी आपको मेंटेनेंस का प्रोविज़न किया गया है। चैप्टर नंबर 9 सीआरपीसी का सेक्शन 125 से 128 तक मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविज़न है। और ये क्या कहता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट की बात करता है। चूँकि हमारा टॉपिक जो है वह सिर्फ एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंतर्गत मेंटेनेंस है, तो हम सिर्फ मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ ही डिस्कस करेंगे। मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ को डिस्कस करते टाइम पे बेसिकली यह ध्यान रखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में ही मोस्ट ऑफ प्रोविज़न किए गए हैं और यह चैप्टर नंबर 3 जो है यह मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविज़न करता है। लेकिन चैप्टर नंबर 2 जो एडॉप्शन के बारे में है वो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर या फिर ऊपर आई बटन पर टैप करके लिंक पे जाके आप देख पाएंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार उस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो ये आपका हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। ये जो चैप्टर नंबर 3 है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, यह चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 18 से शुरू होता है और 28 तक जाता है। मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण, यह हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में बताया गया है, यह भी मैंने आपको बताया। लेकिन जो मेंटेनेंस होता क्या है, भरण पोषण होता क्या है, तो भरण पोषण जो होता है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 3B में। इस हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के चैप्टर नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति मेंटेनेंस का एप्लीकेशन देता है तो जिस डेट में वह मेंटेनेंस का एप्लीकेशन देता है उस डेट में उसका हिंदू होना आवश्यक है। और ऐसा प्रोविज़न इसी एक्ट के सेक्शन 24 में किया गया है। सबसे पहले यह जानना होगा हमें कि मेंटेनेंस क्या होता है, व्हाट इज मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस को इसी एक्ट हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 3B में डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 3B में जो मेंटेनेंस की डेफिनीशन दी गई है वो इंक्लूसिव डेफिनीशन है और काफ़ी ब्रॉड लेवल में यूज की गई है। भरण पोषण की जो परिभाषा दी गई है वह एक समावेशी परिभाषा है और काफ़ी व्यापक है। और यह परिभाषा जो दी गई है यह 2 रूप में है। पहला जो है वह सभी मामलों में लागू होता है जो कि 3B क्लाज 1 में है, और दूसरा जो है वह केवल अविवाहित बालिका के मामले में लागू होता है जो कि सेक्शन 3B के क्लास 2 में दिया गया है। क्या डेफिनीशन है? डेफिनीशन यह कहता है सेक्शन 3B1 कहता है कि भरण पोषण में शामिल है सभी मामलों में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, परिचर्या एवं उपचार हेतु उपबंध, ये सभी मामलों के लिए बात करता है। और 3B जो है वह मेंटेनेंस की क्या डेफिनीशन देता है, तो कहता है कि मेंटेनेंस में शामिल है अविवाहित पुत्री के मामले में उसके विवाह के युक्त तथा प्रासंगिक व्यय भी, अर्थात जो अनमैरिड डॉटर है उसके मैरिज के रीजनेबल एक्सपेंसेज और इंसिडेंट जो है वो भी शामिल होंगे मेंटेनेंस में। किसके साथ साथ? यह जो ऑल केसेज में है इनके साथ साथ। बेसिकली
जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है ना लाइफ के लिए, बेसिक नेसेसिटीज को कवर करने के लिए, उसी को मेंटेनेंस कहते हैं। यह एक लेमैन की भाषा में मेंटेनेंस को आप डिफाइन कर सकते हैं, वर्किंग डेफिनेशन के रूप में इसे दे सकते हैं। अब बात आती है कि हु इज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। तो हिंदू वाइफ सेक्शन 18 में, हिंदू विडो डॉटर इन लॉ सेक्शन 19 में, चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट इनके बारे में प्रोविज़न सेक्शन 20 में, और ये डिपेंडेंट्स के बारे में जो प्रोविज़न है सेक्शन 22 रीड विद सेक्शन 21 में किया गया है। बात आती है कि हिंदू पत्नी का भरण पोषण, पहला वाला टॉपिक जो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ अंडर सेक्शन 18, हिंदू पत्नी का भरण पोषण। तो हिंदू पत्नी जो है वह इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में अपने पति से जीवन पर्यंत भरण पोषण की अधिकारिणी होती है। ऐसा प्रोविज़न सेक्शन 18 क्लाज 1 में किया गया है। ऐसा प्रोविज़न कहाँ किया गया? धारा 18 के क्लाज 1 में किया गया है। धारा 18 का क्लास 2 कुछ ऐसी परिस्थितियां बताता है, सेक्शन 18 क्लास 2 ऐसी कंडीशंस बताता है कि जहां पे कोई हिंदू पत्नी भरण पोषण का अधिकार खोए बिना भी अपने पति से पृथक निवास करते हुए मेंटेनेंस पा सकती है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? तो इसमें पहले 7 कंडीशन दिए गए थे, जिसमें से एक कंडीशन को 2019 में रिपील कर दिया गया। वो कौन कौन से कंडीशन है मैं आपको लाइन बाय लाइन बताते जाता हूँ। धारा 18 के क्लास 2 के सब क्लास 1 में बताया गया है कि व्हेन हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ डिजर्शन, पति जो है वह अभित्यजन का दोषी है। पति जो है वह अभित्यजन का दोषी है, तब पत्नी पति से पृथक निवास करते हुए भरण पोषण की अपेक्षा कर सकेगी, और पति जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता है। जब आप 18(1)(b पढ़ते हैं तो वहाँ आपको सेकेंड ग्राउंड मिलता है, हस्बैंड हैज ट्रीटेड हर विद क्रूएलिटी, पति पत्नी के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता है। ऐसी कंडीशन में भी पत्नी अपने पति से पृथक निवास करते हुए भरण पोषण की मांग कर सकती है। थर्ड वाला आपको मिलेगा सी जो है, जिसे कि ओमिट कर दिया गया। क्या प्रोविज़न था? प्रोविज़न यह था कि हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम वायरुलेंट फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, जो मिर्गी वाले दौरे पड़ते थे उससे पीड़ित था। इसी को मिर्गी वाले दौरे वाले जो पढ़ते थे पीड़ित व्यक्ति को भी एक ग्राउंड था। इसको 2019 में पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 के सेक्शन 6 के द्वारा रिपील कर दिया गया। अब यह ग्राउंड नहीं रह गया है पति से पृथक निवास करते हुए भरण पोषण प्राप्त करने का। ठीक है। अब आता है कि चौथा वाला, पति कोई अन्य जीवित पत्नी रखता है। हस्बैंड हैज एनी अदर वाइफ लिविंग वाइफ, पति अपने पत्नी के जीवित रहते हुए कोई दूसरी जीवित पत्नी रखता है, तब पत्नी अपने पति से पृथक निवास करते हुए भरण पोषण का दावा कर सकती है। फिर आता है आपका कि पति का उसी घर में, जिस घर में उसकी पत्नी निवास करती है, एक उपपत्नी कॉन्केवाइन रखा जाता है, तब पत्नी अपने पति से पृथक निवास करते हुए मेंटेनेंस की अधिकारिणी होगी, एंटाइटल होगी। पति जो है वह हिंदू ही नहीं रह गया है या किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गया है। और लास्ट में जो रीजन दिए गए वो कहता है कि पृथक रहने का कोई अन्य औचित्यपूर्ण कारण अगर उपलब्ध है तो पत्नी अपने पति से पृथक निवास करते हुए भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। इसी सेक्शन 18 के क्लाज 3 में ग्राउंड दिया गया है कि हिंदू पत्नी किन आधारों पर पृथक निवास तथा भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं रहेगी। पृथक निवास और मेंटेनेंस की
एंटाइटल नहीं रहेगी। तो दो ग्राउंड बताए गए हैं। पहला ग्राउंड बताया गया है कि जब पत्नी अनचेस्ट हो जाती है या फिर सीज टू बी हिंदू हो जाती है, अर्थात जब पत्नी असती हो गई हो या हिंदू न रह गई हो, तब वह पति से पृथक निवास करते हुए अपने भरण पोषण के अधिकार को खो देती है। नेक्स्ट एंटाइटल पर्सन टू मेंटेनेंस जो है वह है विडो डॉटर इन लॉ। इसके बारे में प्रोविजन जो है वह धारा 19 दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम में किया गया है सेक्शन 19 में। सेक्शन 19 क्या प्रोविजन करता है? सेक्शन 19 प्रोविजन करता है कि मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ। 19 का क्लाज 1 कहता है कि हिंदू विधवा अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर से भरण पोषण की अधिकारी होगी, चाहे उसका विवाह इस अधिनियम के लागू होने से पहले हुआ हो या उसके बाद हुआ हो। तो यह महत्वहीन हो जाता है कि उसका विवाह, यह एक्ट जो है एप्लीकेबल होने से पहले हुआ था या बाद में, तो वो जो है अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। लेकिन इसी में प्रोविजो दिया गया है। क्या प्रोविजो दिया गया है? प्रोविजो यह दिया गया है कि उसका यह अधिकार तभी तथा केवल उसी सीमा तक होगा जबकि वह अपनी आय या संपत्ति से भरण पोषण करने में असमर्थ हो। जहां उसकी अपनी संपत्ति न हो वहां वह अपने मृत पति या पिता या माता की संपदा से, यहीं पे लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ हर हस्बैंड और हर फादर और मदर और फ्रॉम हर सन और डॉटर इफ एनी और हिज हर स्टेट, पुत्र या पुत्री या उसकी संपदा से अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ है, तभी वह ससुर से अपना भरण पोषण प्राप्त कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से कहा गया है कि ससुर से आप भरण पोषण तो ले सकते हो, लेकिन तब तक नहीं ले पाओगे जब तक आप ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो। अगर आप ये वाली कंडीशन फुलफिल करने के बाद भी अपना मेंटेनेंस, अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ हो, तब आप ससुर से भरण पोषण के बारे में कह सकते हो। सीधी सीधी बात यह है कि पहले आप अपनी खुद की कमाई से करिए, खुद की प्रॉपर्टी से करिए। उससे नहीं कर पा रहे हैं तो अपने जो मृत पति है उसकी प्रॉपर्टी से करिए, अपने पिता की प्रॉपर्टी से करिए, और अगर आपके बच्चे हैं, माता पिता की प्रॉपर्टी से नहीं हो रहा है, उनकी संपदा से नहीं हो रहा है, तो जो आपके बच्चे हैं उनकी संपदा से अगर हो जाए तो करिए, और फिर भी नहीं हो रहा है तब आप ससुर के पास आइए। इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इसी के क्लाज 2 में यह प्रोविज़न किया गया है कि ससुर का जो है वह आभार कब नहीं होगा। तो ससुर का आभार जो है वह नहीं होगा जब विधवा जो है वह हिंदू सादायिक संपत्ति से अंश ले चुकी हो, या जो उसके पास को पासनरी की प्रॉपर्टी है उस हिंदू विधवा को भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है, या फिर उस प्रॉपर्टी से हिंदू विधवा को भरण पोषण दिया जाना संभव नहीं है। और सेकंड इसी में बताया है कि पुनर्विवाह के साथ ही विधवा पुत्र वधू धारा 19 के अंतर्गत भरण पोषण के अपने अधिकार को खो देती है। ये था हमारा विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण, विडो डॉटर इन लॉ का मेंटेनेंस। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पर्सन। इसके बारे में प्रोविजन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के धारा 20 सेक्शन 20 में किया गया है। सेक्शन 20 क्या कहता है? सेक्शन 20 का मार्जिनल नोट कहता है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पर्सन। क्लाज 1 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अ हिंदू इज बाउंड ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम to maintain his or her legitimate or illegitimate children, point number 1, and his or her aged or infirm parents। तो क्लाज 1 दो बातें बताता है। क्लाज 1 है बताता है कि प्रत्येक हिंदू अपने जीवन काल में अपने चाइल्ड का, चाहे वो धर्मज हो या अधर्मज, उसका मेंटेनेंस करने के लिए दायित्वाधीन है, और अपने वृद्ध या दुर्बल माता पिता, एज्ड पेरेंट्स का या फिर इनफर्म पेरेंट्स का मेंटेनेंस करने के लिए वह लाइबल है।
सेकेंड क्लॉज कहता है कि अ लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड मे क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज और हर फादर और मदर सो लॉन्ग एज द चाइल्ड इज माइनर। तो संतानें केवल जो हैं वह माइनॉरिटी तक ही अपने माता पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकती हैं, मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती हैं। और क्लास 3 यह प्रोविजन करता है कि वृद्ध या आसक्त माता पिता या अविवाहित पुत्री का भरण पोषण का अधिकार वहीं तक विस्तृत है जहां तक कि वे अपनी आय या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण कर पाने में अक्षम हैं। इसी सेक्शन 20 में एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है। एक्सप्लेनेशन यह कहता है कि इन दिस सेक्शन पेरेंट इंक्लूड्स अ चाइल्डलेस स्टेप मदर। चाइल्डलेस स्टेप मदर भी पेरेंट्स में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स, आश्रितों का भरण पोषण। इसके बारे में प्रोविजन सेक्शन 22 में किया गया है। सेक्शन 22 को हम सेक्शन 21 के साथ रीड करते हैं और यह सेक्शन 21 में डिपेंडेंट्स को डिफाइन किया गया है। अभी हम आगे देखेंगे डिपेंडेंट्स की क्या डेफिनेशन है। मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स में बेसिकली सेक्शन 22 यह प्रोविजन करता है कि जो डिपेंडेंट्स है वह इस सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस के एंटाइटल्ड हैं और उनका यह राइट सेक्शन 23 क्लाज 3, 26, 27 एंड 28 के द्वारा नियंत्रित है। अब आते हैं हम प्रोविजन पे। धारा 22 क्या प्रोविजन करता है, सेक्शन 22 क्या प्रोविजन करता है। सेक्शन 22 का क्लाज 1 यह प्रोविजन करता है कि मृत हिंदू के उत्तराधिकारी मृतक द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति से मृतक के आश्रितों को भरण पोषण देने हेतु बाध्य हैं। यह पहला क्लाज प्रोविजन करता है। ठीक है, आर बाउंड टू मेंटेन वर्ड यूज किया गया, ये ध्यान दीजिएगा। का किसको मेंटेन करेंगे, मेंटेन द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिजीज्ड। ओके, ये तो हमारा पहला क्लास हो गया। क्लास 2 क्या कहता है, तो क्लास 2 यह कहता है कि यदि आश्रित ने वसीयत या उत्तराधिकार द्वारा अधिनियम के लागू होने के बाद मृतक की संपत्ति से कोई अंश प्राप्त नहीं किया है, केवल तभी उसे भरण पोषण का अधिकार होगा। कब होगा और किससे होगा, इसके बारे में प्रोविजन सेक्शन 22 क्लास 2 में किया गया है। क्या पहले ही लिखा है, वेयर ए डिपेंडेंस हैज नॉट ऑब्टेन्ड। ठीक है, टेस्टामेंटरी और इंटेस्ट सक्सेशन एनी शेयर इन द स्टेट ऑफ द हिंदू। एनी शेयर इन द स्टेट ऑफ हिंदू डाइंग आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यदि आश्रित ने वसीयत या उत्तराधिकार द्वारा अधिनियम के लागू होने के बाद मृतक की संपत्ति से कोई अंश प्राप्त नहीं किया है, केवल तभी उसे भरण पोषण का अधिकार होगा। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा आश्रित जिसने वसीयत या अवसीयत उत्तराधिकार में कोई अंश प्राप्त नहीं किया है, वह उन उत्तराधिकारियों से भरण पोषण ले सकेगा जिन्होंने उत्तराधिकार में अंश प्राप्त किया है। यह क्लास 2 कहता है। क्लास 3 क्या कहता है, क्लास 3 कहता है कि आश्रितों को भरण पोषण देने का दायित्व आनुपातिक होगा। ठीक है, आश्रितों को भरण पोषण देने का दायित्व आनुपातिक होगा। अतः सभी उत्तराधिकार प्राप्त उत्तराधिकारी अंश के मूल्य के अनुपात में भरण पोषण देने के अधिकारी होंगे। तो द लाइबिलिटी ऑफ ईच अ पर्सन हु टेक द स्टेट शैल बी in proportion to the value of the share or part of estate taken by him or her। जो व्यक्ति संपदा लेते हैं उनमें से हर एक का दायित्व अपने द्वारा ली गई संपदा के अंश या भाग के मूल्य के अनुपात में होगा। तो इसमें क्लास 3 में क्या कहता है, क्लास 3 में कहता है कि उत्तराधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का दायित्व अनुपातिक होगा। क्लास 3 जो है वो यह कहता है कि
द लाइबिलिटी ऑफ ईच पर्सन हु टेक द स्टेट शैल बी इन proportion to the value of share or part of estate taken by him or her। उत्तराधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का दायित्व आनुपातिक होगा। उत्तराधिकार अंश पाने वाले आश्रितों को ही योगदान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, किसी अन्य को नहीं। यह नियम इस शर्त के अधीन आधारित है कि योगदान करने के बाद उसे प्राप्त होने वाली भरण पोषण की राशि न्यूनीकृत नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जिसने कंट्रीब्यूट कर दिया उसके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम सेक्शन 26 भी देखते हैं। सेक्शन 26 देखने से पहले इसी सेक्शन का क्लास 4 जान लीजिए क्या कहता है। क्लास 4 जो है वह एग्जेम्पशन की बात करता है। किस चीज़ की बात करता है क्लास 4? एग्जेम्पशन की। क्या एग्जेम्पशन है? कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, नो पर्सन हु इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ ए डिपेंडेंट shall be liable to contribute the maintenance of other। ऐसा व्यक्ति जो खुद ही आश्रित है, खुद ही डिपेंडेंट है, उसे दूसरों का मेंटेनेंस, दूसरों का भरण पोषण में योगदान करने के लिए नहीं कहा जाएगा। जो प्रिंसिपल है इस सेक्शन 22 क्लास 4 में वो ये है, कहता है कि इफ he or she has obtained a share or part the value of which is or would, if the liability to contribute were enforced, become less than what would be awarded to him by her by way of maintenance under this act। अगर लाइबिलिटी टू कंट्रीब्यूट को एनफोर्स किया गया तो उसके पास शेष रह जाने वाले अंश का मूल्य भरण पोषण की उस राशि से कम हो जाएगा, मेंटेनेंस की उस अमाउंट से कम हो जाएगा जो उसने उत्तराधिकारियों से अन्यथा प्राप्त किया होता। अब बात आती है कि हु इज द डिपेंडेंट। डिपेंडेंट को सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है। डिपेंडेंट कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 21 में डिपेंडेंट डिफाइन है। क्या कहता है? कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर डिपेंडेंट मीन्स द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ डिजीज्ड। आश्रित में मृतक के निम्नलिखित संबंधी आते हैं। कौन आता है? पहला आता है उसका पिता, फादर, नंबर 1। फिर कौन आता है नंबर 2 पे? मदर। फिर कौन आता है? नंबर 3 पे आता है विडो, अगर उसने रीमैरिज नहीं किया है। हिज विडो, अगर उसने रीमैरिज नहीं किया है। ये नंबर 3 पे आते हैं। फिर कौन आता है? चौथे नंबर पे आता है उसका सन। अब सन वाले में जो है, जो डिजीज्ड है उसका सन भी आएगा और डिजीज्ड सन का सन भी आएगा। तो 3 देखिए, सन ऑफ हिज डिजीज्ड सन। फिर क्या आ रहा है? द सन ऑफ प्री डिजीज सन ऑफ हिज प्री डिजीज सन सो लॉन्ग एज ही। जितनी भी पीढ़ी है, कब तक? जब तक कि वो माइनर है। पुत्र या पूर्व मृत पुत्र का पुत्र या पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, जब तक कि वे अवयस्क हैं, जब तक कि वे माइनर हैं, वो आएंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा? फिर आएगा अविवाहित पुत्री, अनमैरिड डॉटर। फिर इसमें वही आ जाएगा, क्या चीज़? पूर्व मृत पुत्र की अविवाहित पुत्री,
पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की अविवाहित पुत्री। और इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, जब तक कि वह अविवाहित है। ओके। फिर जो है आपका विडो डॉटर की बात करता है। विडो डॉटर। फिर नेक्स्ट है पुत्र की विधवा या पूर्व मृत पुत्र के पुत्र की विधवा, जब तक कि उसने रीमैरी ना किया हो। फिर लास्ट में आ जाता है अधर्मज अवयस्क पुत्र। अधर्मज अवयस्क पुत्र, माइनर इलेजिटिमेट सन, जब तक कि वह माइनर है। एंड इलेजिटिमेट डॉटर, जब तक कि वह अनमैरिड। ये लिस्ट दी गई है सेक्शन 21 में। सेक्शन 21 जो है वह डिपेंडेंट को डिफाइन करता है। सेक्शन 21 में जो लिस्ट दी गई है, इसी लिस्ट में जो फॉल इन होते हैं डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन में, वही डील होंगे और कोई डील नहीं होगा। अब बात आती है कि मेंटेनेंस के अमाउंट में जो चेंज होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस क्या है, भरण पोषण की राशि क्या है, ये सारी चीज़ें डील करते हैं। तो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस के बारे में प्रोविजन सेक्शन 23 में है। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस के बारे में प्रोविजन कहाँ है, सेक्शन 23 में है। सेक्शन 23 कहता है कि न्यायालय स्वविवेक से दो बातें विनिश्चित करता है। पहला, कि क्या इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदक भरण पोषण का अधिकारी है, और दूसरा, यदि आवेदक भरण पोषण का अधिकारी है तो उसे कितना भरण पोषण दिया जाए। अगर इन दो क्वेश्चन का आंसर कोर्ट को मिलता है तो उस पे वो अपना विचार व्यक्त करता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या आवेदक भरण पोषण का अधिकारी है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि आवेदक भरण पोषण का अधिकारी है तो कितना भरण पोषण। जब मेंटेनेंस के अमाउंट में न्यायालय जो है, कोर्ट जो है, वह इस सेक्शन 23 के क्लाज 2 एंड क्लाज 3 जो भी मामला आता हो क्लास 2 एंड क्लास 3 से रिलेटेड में दिए गए पॉइंट्स पर विचार करेगा और उसको कंसीडर करेगा। और इस 23 क्लास 2 में ये बताया गया कि ये कहाँ पर लागू होता है। तो 23 क्लास 2 वहाँ लागू होगा जहाँ पर भरण पोषण का दावा कौन कौन करता है, पत्नी, कौन करता है, वाइफ, और कौन करता है, बच्चे, और कौन करता है, वृद्ध या क्षीण माता पिता। ठीक है, इन्फर्म पेरेंट अंडर दिस एज। अगर ये तीन लोग करते हैं तो वहाँ पे सेक्शन 23 क्लास 2 जो है वो अट्रैक्ट होता है, और सेक्शन 23 क्लास 3 वहाँ अट्रैक्ट होता है जहाँ आवेदक डिपेंडेंट करते हैं। तो डिपेंडेंट कहाँ करते हैं, सेक्शन 23 क्लास 3 में, और इस वाइफ, चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट कहाँ करते हैं, 23 क्लास 2 में। अब 23 क्लास 2 जो है, 23 क्लास 2 में जब हम कंसीडर करते हैं तो 23 क्लास 2 में कंसीडर करने वाली क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला आता है कि पक्षकारों की स्थिति तथा परिस्थिति, पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ पार्टी। फिर सेकंड क्या आता है, दावेदारों की युक्तियुक्त आवश्यकताएं, रीजनेबल वांट्स ऑफ क्लेमेंट। फिर तीसरा क्या देखते हैं, क्या दावेदार का पृथक रहना न्यायोचित है। कौन पृथक रहता है, वाइफ। अगर वो पृथक रहती है तो क्या उसका पृथक रहना न्यायोचित है, जस्ट एंड रीजनेबल है।
फिर नेक्स्ट क्या हम देखते हैं कि दावेदार की संपत्ति का मूल्य, ऐसी संपत्ति से होने वाली आय, दावेदार की आय, दावेदार के अन्य स्रोत से आय, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि भरण पोषण के अधिकारी व्यक्ति की संख्या कितनी है, द नंबर ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट, उनकी नंबर कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, इन सारी बातों का ध्यान रखता है न्यायालय। और 23 में जब डिपेंडेंट के मेंटेनेंस के अमाउंट की डिटर्मिनेशन की बात आती है तो 23 क्लास 3 में देखते हैं। क्लास 3 क्या कहता है, क्लास 3 में भी हम वो सेम पॉइंट लगभग देखते हैं। क्या देखते हैं कि आश्रितों की युक्त आवश्यकता क्या है, रीजनेबल वांट्स क्या है, ठीक है। फिर क्या देखते हैं कि आश्रितों की संख्या कितनी है। फिर हम देखते हैं कि आश्रितों तथा मृतक के अतीतकालीन संबंध क्या है, रिलेशन, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं। फिर क्या देखते हैं, फिर देखते हैं कि दावेदार तथा मृतक के मध्य नातेदारी की कोटि क्या है। फिर आश्रित की संपत्ति, उसकी संपत्ति में आय तथा अन्य स्रोत से आय, ये भी हम देखते हैं। और मृतक की संपदा का शुद्ध मूल्य क्या है, ऋणों का भुगतान करने के बाद क्या शेष बच रहा है, ये भी कंसीडर करते हैं। और लास्ट में हम ये भी देखते हैं कि क्या किसी डिपेंडेंट के लिए वसीयत के द्वारा कोई व्यवस्था तो नहीं की गई है, हम ये भी देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं किसमें, 23 क्लास 3 में। और ये सब देखने के बाद कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट आता है कि जब परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाए तो उसके आधार पर मेंटेनेंस के अमाउंट में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ये सेक्शन 25 में है। सेक्शन 25 कहता है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मे बी अल्टर्ड ऑन चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेज, परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसेज में चेंज आने पर अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस भी चेंज हो जाएगा। तो 25 जो है वो कहता है कि न्यायालय की आज्ञा या करार द्वारा नियत भरण पोषण की राशि परिस्थितियों में सारवान परिवर्तन होने पर परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है। अगर परिस्थितियों में सब्सटेंशियल चेंज होता है, अल्टरेशन होती है, तो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस भी चेंज किया जा सकता है। और परिस्थितियों में सारवान परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ, यह न्यायालय द्वारा अवधारणीय होगा। न्यायालय ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण के आधार पर ऐसे परिवर्तन को अवधारित करेगी। कौन सा अप्रोच अपनाएगी, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से डिटरमाइन करेगी कोर्ट कि क्या सब्सटेंशियल अल्टरेशन इन सिचुएशन हुआ है या नहीं हुआ है। फिर आता है सेक्शन 26। सेक्शन 26 कहता है डेट टू हैव प्रायोरिटी, ऋणों को प्राथमिकता दी जाएगी। सेक्शन 26 में जो है यह सेक्शन 27 के अधीन है। सेक्शन 27 के साथ इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 27। क्या कहता है सेक्शन 26? सेक्शन 26 जो है बेसिकली दो बात कहता है। क्या कहता है? कहता है कि आश्रितों के भरण पोषण पर दो लोगों के ऋणों को वरीयता दी जाएगी। कौन से हैं? पहला है मृतक द्वारा संविदाकृत ऋण, ठीक है, और दूसरा मृतक द्वारा दे कोई अन्य ऋण। इन दो ऋणों पर विचार किया जाएगा। मृतक द्वारा संविदाकृत कोई ऋण, कॉन्ट्रैक्टेड डेप्थ एंड एनी अदर डेप्थ। और सेक्शन 27 जो है, सेक्शन 27 आश्रित का भरण पोषण का दावा मृतक की किसी संपदा या उसके भाग पर प्रभार नहीं होगी, इसके बारे में प्रोविजन करता है। मेंटेनेंस व्हेन टू बी ए चार्ज,
ये मार्जिनल नोट है 27 का, और 27 यह कहता है कि डिपेंडेंट्स के मेंटेनेंस जो है उसका दावा डिजीज्ड पर्सन के स्टेट पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। आश्रित का दावा मृत हिंदू की संपत्ति या उसके किसी भाग पर कोई प्रभार सृजित नहीं करेगी। न्यायालय की आज्ञप्ति या करार या वसीयत द्वारा प्रभार शिष्ट हो सकता है। प्रभार कैसे शिष्ट हो सकता है? डिक्री ऑफ कोर्ट बाय एग्रीमेंट बिटवीन द डिपेंडेंट्स एंड द ओनर ऑफ द स्टेट और पोर्शन और अदरवाइज। ये 27 है। फिर इसी 27 में आप देखते हैं कि आश्रितों का भरण पोषण का दावा मृतक की किसी संपदा पर कुछ मामलों में भार होगी। आश्रितों का भरण पोषण का दावा कि मृतक की किसी संपदा पर कुछ मामलों में भार होगी। कौन कौन से मामले हैं? तो वो मामले हैं यदि मृतक की वसीयत द्वारा कोई भार सृष्ट किया है, यदि मृतक की वसीयत द्वारा कोई भार सृष्ट किया गया है। दूसरा, न्यायालय की आज्ञप्ति द्वारा कोई भार सृष्ट किया गया। और तीसरा, संपदा के स्वामी तथा आश्रितों के मध्य करार और अन्य किसी प्रकार से। रही लास्ट वाली लाइन जो मैंने आपको बताई। ये हो गया हमारा 27। अब आते हैं 28 पे। इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट टू मेंटेनेंस। ये है 28। 28 जो है वो कहता है कि ये वहाँ पर अप्लाई होगा, ये वहाँ पर लागू होगा जहाँ पर आश्रित को मृतक की संपदा से भरण पोषण का अधिकार हो तथा ऐसी संपदा या उसका कोई भाग अंतरित कर दिया गया हो। कहाँ पे अप्लाई होगा? डिपेंडेंट है राइट टू रिसीव मेंटेनेंस आउट ऑफ एन स्टेट एंड सच स्टेट और एनी पार्ट देयर ऑफ इज ट्रांसफर्ड। और फिर कुछ परिस्थितियों में आश्रित अंतरिति के विरुद्ध भरण पोषण के अधिकार को प्रवर्तित भी करा सकते हैं। और अंतरिति के विरुद्ध भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें प्राप्त किया जा सकता है। वो कौन सी परिस्थितियां? तो कहता है कि जब कि अंतरिति को आश्रित के भरण पोषण प्राप्त करने की सूचना प्राप्त थी। ठीक है, हैज नोटिस टू द राइट। फिर सेकंड क्या कहता है? कहता है जबकि अंतरण अनुग्राहिक हो, ग्रेटिट्यूअस हो, और इफ द ट्रांसफर इज ग्रेटिट्यूअस। आश्रित जो है वो अंतरित के विरुद्ध कब भरण पोषण नहीं पाएंगे? तो यही, बट नॉट अगेंस्ट द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ राइट। कि जब ट्रांसफ़र जो है वह विद कंसिडरेशन है, फॉर कंसिडरेशन है, और ट्रांसफरी को ऐसे राइट का कोई नोटिस नहीं था। ये सेक्शन 28 है। आई होप कि आपको यह हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस समझ में आया होगा अच्छे से, और उम्मीद करते हैं कि आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम पे मूव कर पाएंगे। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और कुछ प्रोग्राम जो पेड हैं उसके लिए आप वहीं से कांटेक्ट कर पाओगे। उसका भी कांटेक्ट नंबर नीचे दे दिया जाएगा। थैंक यू।